पहले हम मेगन पार्ट 1 का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। मेगन पार्ट 1 की कहानी एक छोटी लड़की केटी की थी, जिसके माता पिता एक हादसे में मारे जाते हैं। इस सदमे के बाद केटी को अपनी आंटी के पास रहना पड़ता है, जो पेशे से एक रोबोटिक्स इंजीनियर होती है। केटी के अकेलेपन और मानसिक स्थिति को संभालने के लिए उसकी आंटी एक बेहद एडवांस एआई डॉल बनाती है, जिसका नाम वो मेगन रखती है, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वो केटी की देखभाल करे, उसका ख्याल रखे और उसे कभी अकेला महसूस न होने दे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है। केटी और मेगन के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे मेगन का बिहेवियर बदलने लगता है। केटी के प्रति वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है, इतना कि जो भी केटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, मेगन उसे मार देती। हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि आखिरकार केटी की आंटी को मजबूरन मेगन को नष्ट करना पड़ता है, जिसके बाद पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है। इस बार एक औरत को दिखाया जाता है जो बॉर्डर एरिया में घूमते हुए तस्वीरें ले रही होती हैं। तभी कुछ लोग उसे ज़बरदस्ती उठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो रिपोर्टर के रूप में एक स्पाई है। वो औरत बार बार कहती रहती है कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट है, उसका किसी मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। वो उनसे गुहार लगाती है कि उसे जाने दें, लेकिन किडनैपर्स उसकी एक भी बात नहीं सुनते। बात बढ़ती है और अचानक उनमें से एक आदमी उसके सिर पर बंदूक तान देता है। माहौल बेहद टेंस्ड हो जाता है और उसकी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होती है कैलिफोर्निया के एक सीक्रेट डिफेंस हेडक्वार्टर की तरफ, जहां एक डिफेंस यूनिट के अंदर मीटिंग चल रही होती है। एक आर्मी कर्नल बड़े गर्व के साथ अपनी नई क्रिएशन को सबके सामने पेश करता है। वो बताता है कि ये एक नई तरह की मिलिट्री मशीन है, जिसे बेहद सर्जिकल प्रिसीजन के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। ये टेक्नोलॉजी सेना को बेहद सीक्रेट मिशंस पूरे करने में मदद करेगी, बिना किसी पॉलिटिकल ड्रामे के। ये मशीन चुपचाप अपना काम करेगी और आदेशों का पालन करेगी। लेकिन तभी अचानक मीटिंग के दौरान कंपनी की एक असिस्टेंट गुस्से में अंदर घुस आती है। वो कर्नल से सवाल करती है कि बिना उसे बताए आर्मी की मीटिंग कैसे हो रही है। कर्नल माहौल को संभालने की कोशिश करता है। वो सबको शांत करते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक डेमो है, उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, और वो जो भी कर रहा है सबके फायदे के लिए कर रहा है। लेकिन उसकी बात सुनकर असिस्टेंट और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस फ़ायदे की बात कर रहा है। इसके बाद कहानी वापस उस औरत मैं तरफ मुड़ती है। कुछ लोग उसे घसीटते हुए लाते हैं और ज़मीन पर पटक देते हैं और ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि बेकार चीज़ हो। तभी हमें पता चलता है कि वो असल में इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड है, जिसका नाम अमेलिया है। इस पूरे सीन को एक टेक्निकल टीम बहुत ध्यान से मॉनिटर कर रही होती है, जैसे ये सब पहले से प्लान किया गया हो, जिसका मतलब अमेलिया एक अंडरकवर मिशन पर है। उसी जगह के पास अगले कमरे में एक आदमी आराम से खाना बना रहा होता है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अमेलिया चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही उस आदमी की नज़र उस पर पड़ती है, वो घबरा कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अमेलिया उससे कहीं ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक होती है। बिना एक पल सोचे वो उसे ज़मीन पर पटक देती है। कोई हिचक नहीं, कोई भावना नहीं, और अगले ही पल वो उसे मार देती है। जिसके बाद वो चुपके से एक ग्रुप के पास पहुंचती है, जहां कुछ लोग खेल में मग्न होते हैं, लेकिन अमेलिया के लिए ये बस टारगेट्स होते हैं। वो बिना किसी दया के उन पर हमला कर देती है। वो रुकती नहीं, झिझकती नहीं। जो भी उसके सामने आता है वो सीधे उस पर टूट पड़ती है। उसी ग्रुप में से एक आदमी अपने शरीर पर बम लगाकर उसके सामने आता है और डर से कांपते हुए उससे कहता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो वे दोनों मर जाएंगे। लेकिन अमेलिया बिल्कुल शांत रहती है। ठंडे लहजे में वो कहती है कि उसे साइंटिस्ट की तलाश है। डर हुए वो आदमी कहता है कि वो उसे साइंटिस्ट तक ले जा सकता है। अमेलिया ज़रा भी नहीं हिचकती। वो सीधे उस आदमी को गोली मार देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी केओस के बीच अमेलिया वहाँ आग लगा देती है। आग की लपटें फैलते ही पूरे इलाके में हलचल मच जाती है और इसी से उस साइंटिस्ट की सटीक लोकेशन सामने आ जाती है। तभी हमें एक बड़ा खुलासा देखने को मिलता है। असल में ये पूरा ऑपरेशन एक टेस्ट था, एक सोचा समझा सिस्टम टेस्ट, जिसे टेक्निकल टीम ने अमेलिया की काबिलियत जांचने के लिए रचा था। आर्मी कर्नल साफ शब्दों में कहता है कि ये सिर्फ कोई हाईटेक डेमो नहीं है, ये उनके दुश्मनों के लिए एक चेतावनी भी है। वो कहता है कि 21वीं सदी अब एक नए तरह की आर्म रेस की तरफ बढ़ रही है और इस जंग में जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उनके लिए ये सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि ताकत का प्रदर्शन है। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बिगड़ जाता है। एक अनएक्सपेक्टेड मोड आता है। अमेलिया उस साइंटिस्ट को गोली मार देती है जिसे उसे बचाना था। उसी पल अमेलिया से सारा संपर्क टूट जाता है
और कोशिश करने पर भी सिस्टम उसे शट डाउन नहीं कर पाता। अमेलिया पूरी तरह उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। हालात हाथ से फिसलते देख आर्मी कर्नल घबरा जाता है। वो तुरंत रेडियो के जरिए अमेलिया से संपर्क करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि वो प्रोटोकॉल तोड़ रही है। उसे ये जानना ज़रूरी है कि उसका टारगेट कौन है, किसे मारना है और किसे नहीं, जिसे कहकर वो अमेलिया को अपना उद्देश्य रिपीट करने को कहता है। लेकिन अमेलिया बिल्कुल शांत आवाज़ में जवाब देती है। वो कहती है, ऐसे मत कहो वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। उसका ये जवाब सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। ये अब सिर्फ एक मशीन की बात नहीं लगती, बल्कि किसी ऐसे दिमाग की जो खुद फैसले लेने लगा है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अगला सीन हमें केटी दिखाई जाती है, जो थेरेपी सेशन में होती है। वहां वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती। थेरेपिस्ट बार बार उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वो जो भी कहेगी उससे उसकी आंटी को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और हिचक साफ नजर आती है। लेकिन आखिर केटी बोलना शुरू करती है। वो मानती है कि उस वक्त हालात उससे भी कहीं ज्यादा भयानक हो सकते थे। इसी बीच न्यूज़ चैनलों पर एक ही खबर छाई हुई थी। हर तरफ उसी डॉल की चर्चा थी जो एक खिलौना मानी जाती थी, जिसे पूरी तरह से बेकार और हार्मलेस समझा गया था। लेकिन वही डॉल एक खूनी मशीन बन चुकी थी। एक के बाद एक लोगों की मौतें, और इस सब के पीछे सिर्फ एक नाम था, मेगन। उस डॉल को बनाने वाली शख्स यानी केटी की आंटी जेम्मा अदालत में खड़ी थी। उस पर आरोप लगाए जा रहे थे। पूरी दुनिया उसे ही दोषी मान रही थी। केटी बताती है कि बहुत लंबे समय तक लोग हर उस खून खराबे के लिए उसकी आंटी जेम्मा को जिम्मेदार ठहराते रहे। खुद जेम्मा भी टूट चुकी थी। वो खुद को दोष देती रही। उसे गिल्ट ने जकड़ लिया था। लेकिन जैसे जैसे केटी टीवी पर लोगों की बातें सुनती रही, उसके दिमाग में कुछ बदलने लगा। उसने सोचना शुरू किया कि शायद इस भयानक घटना को किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी चेतावनी के रूप में, किसी सबक की तरह। यहीं से केटी ने टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। वो पेरेंटिंग, बच्चों की परवरिश और टेक्नोलॉजी के असर पर खुलकर बात करने लगी। इसी दौरान जेम्मा की मुलाकात सैटलर से होती है, जो एक फाउंडेशन चलाता था। वो इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों को लेकर लोगों को जागरूक करता था। वो बार बार इस बात पर जोर देता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए सख्त कानूनों की ज़रूरत है, ताकि मेगन जैसी तबाही दोबारा कभी ना हो सके और तकनीक इंसानों पर हावी ना हो जाए। धीरे धीरे केटी भी इस मिशन का हिस्सा बन जाती है। वो चाहती है कि लोग टेक्नोलॉजी को समझें, उससे डरें नहीं और आंख मूंद कर उस पर भरोसा भी न करें। केटी बताती है कि जेम्मा आज भी मानती है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन जेम्मा ये भी चाहती है कि बच्चे उस पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट ना हों, क्योंकि अगर मशीनें सोचने लगें और इंसान सोचना छोड़ दे तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये दुनिया पहले ही देख चुकी है। उसकी कोशिशों का असर साफ दिखने लगता है। कई स्कूलों में बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन पूरी तरह बैन कर दिए जाते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी होता है। केटी खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस करने लगती है। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन अब केटी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। वो इसका जवाब मजबूती से देती है। वो कहती है कि अब उसने अपने लिए बोलना सीख लिया है, उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में ही काफ़ी है। उसके शब्दों से साफ झलकता है कि वो अंदर से कितनी मजबूत हो चुकी है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। कंपनी की कॉर्पोरेट डायरेक्टर यामा अपने एक क्लाइंट को समझाती है कि उनकी टीम ने सिस्टम में कई बदलाव किए हैं। वो बताती हैं कि जेम्मा जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सख्त नियम और कानून बनाने पर जोर दे रही है, ताकि भविष्य में डॉल्स बनाते वक्त ज़रूरी सावधानियां बरती जाएं, वहीं दूसरी तरफ कंपनी इस रेस से बाहर नहीं हुई है। वो अब भी कुछ नया और पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस बनाने की दौड़ में है। उनका मकसद ऐसी चीज़ें बनाना है जिनमें इंसानों जैसी खूबियां हों। यामा उनकी कंपनी की एक और बड़ी इन्वेंशन को सबके सामने पेश करती है। ये एक हाई टेक सूट होता है जिसे कोल नाम का एक आदमी डेमो कर रहा होता है, लेकिन डेमो के दौरान एक प्रॉब्लम आ जाती है। कोल आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सूट के रोबोटिक पैर जम जाते हैं। वो वहीं अटक जाता है, जिसे देख डायरेक्टर सिस्टम को रिबूट करने को कहती है, जिससे कोल के पैर फिर से काम करने लगते हैं। यामा समझाती है कि ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है जो शारीरिक रूप से चैलेंज्ड हैं, जिनके शरीर के कुछ हिस्से सही से काम नहीं करते, जिनके हाथ पैर उनका साथ नहीं देते। ये सूट उन्हें दोबारा चलने, खड़े होने और अपनी जिंदगी खुद जीने की ताकत दे सकता है।
बाहर से देखने में ये सिर्फ एक मशीन लगती है, लेकिन इसके पीछे इंसान की कमजोरी को ताकत में बदलने का सपना छुपा हुआ है। सूट का डेमो चल रहा होता है, तभी अचानक कुछ गलत हो जाता है। कोल का हाथ झटके से हिलता है और सामने खड़े क्लाइंट को जोरदार टक्कर लग जाती है। उसी पल जेम्मा कमरे में दाखिल होती है और ये नज़ारा उसकी आंखों के सामने होता है। थोड़ी ही देर में उन्हें एक और झटका लगता है। पता चलता है कि जेम्मा के कंप्यूटर पर साइबर अटैक हुआ है। उसकी फाइल्स, उसका सिस्टम सब खतरे में पड़ चुके हैं। इसी बीच एल्टन नाम का एक बिलियनियर वहां पहुंच जाता है। उसे डेमो के दौरान हुई गड़बड़ी की खबर मिल चुकी होती है। वो कहता है कि जेम्मा ने हर इन्वेस्टर से बात की, पूरी दुनिया से बात की, लेकिन उससे नहीं। वो कहता है कि शायद जेम्मा ने उसे इसलिए नज़रअंदाज किया क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल बिलियनियर है जिसके पास बेहिसाब पैसा है, ढेरों डिग्रियां हैं, और शायद वो सब देखकर जेम्मा डर गई। वो अपनी असली सोच सामने रखता है। वो कहता है कि उसे सबसे ज्यादा पागल इस बात ने किया है कि जेम्मा जैसी टैलेंटेड लड़की अपनी काबिलियत ऐसी बेकार जगह बर्बाद कर रही है। उसके मुताबिक जो डिवाइस सिर्फ मसल सिग्नल्स पर काम करती है वो कभी पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। अगर टेक्नोलॉजी को अगला बड़ा कदम उठाना है तो उसे सीधे दिमाग से जुड़ना होगा। वो गर्व से कहता है कि यही वजह है कि उसका न्यूरल जेम भविष्य है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान के दिमाग से सीधे जुड़ती है, जिसे कहकर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा से अपाहिज था, जिसके अपने पैरों पर खड़े होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जेम्मा उसकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होती, खासकर वो सब कुछ देखने के बाद भी। वो कहती है कि उसे अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा है। उसने इतना काम कर लिया है कि अब लोगों को चलने फिरने, जीने और आज़ादी महसूस करने के लिए दिमाग में कोई इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जेम्मा के लिए तरक्की का मतलब सिर्फ ताकतवर टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सेफ और इंसान के कंट्रोल में रहने वाली टेक्नोलॉजी है। वो मानती है कि उसका टेक्नोलॉजी दिलचस्प है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीधे इंसानी दिमाग से जोड़ा गया तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं, और उसके मुताबिक ऐसा कुछ भी किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर एल्टन कहता है अगले दिन उसके कंपनी का एनुअल फंक्शन है। जेम्मा सोचकर अपना फैसला बता सकती है। दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक सूटकेस लेकर होटल के कमरे में दाखिल होता है। वो नहाने के लिए बाथरूम जाता है। उसी पल उसका एक सूटकेस अपने आप खुलता है और उसके अंदर से अमेलिया बाहर निकलती है। उधर न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ चल रही होती है। रिपोर्टर बताते हैं कि कंपनी के एनुअल फंक्शन में एल्टन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतिहास रच दिया है। उनके प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमान छू रही हैं और शेयर मार्केट में भारी उछाल आया है। खबर ये भी होती है कि सीनेट बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समर्थन में एक नए कानून पर वोट करने वाली है। इसी दौरान सैटलर केटी से बात कर रहा होता है। वो उसे सलाह देता है कि उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल कहे। सैटलर कहता है कि उसे साफ महसूस हुआ है कि केटी की दिलचस्पी एआई की दुनिया में है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े बदलाव वहीं से शुरू होते हैं जहां इंसान अपने डर का सामना करता है। सैटलर ये भी साफ कर देता है कि मेगन असल में सिर्फ एक मशीन थी जिसे एक खास मकसद के लिए प्रोग्राम किया गया था। उसमें जो भी भावनाएं दिखती थीं वो असली नहीं थीं, बस एक भ्रम था, 0 और 1 से बने एल्गोरिदम का नतीजा। वो ये भी कहता है कि चाहे ये सब कितना भी अजीब क्यों न लगे, लेकिन कम से कम उन्होंने मेगन को समय रहते रोक लिया था। रात को सोते वक्त केटी मेगन के बारे में सोचने लगती है। उसे मेगन की वो बातें याद आती हैं जब वो कहा करती थी कि इस दुनिया में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन मेगन कभी किसी को उसके पास आने नहीं देगी। इन ख्यालों में डूबी केटी एक तस्वीर उठाती है। देखने में वो बस एक साधारण सी फोटो लगती है, लेकिन असल में वो एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस होती है। केटी उसे एक्टिवेट करती है जिससे कुछ कोड ट्रांसमिट होने लगते हैं। उसी पल जेम्मा कमरे में आती है, लेकिन उसे उस टेक्नोलॉजिकल डिवाइस का ज़रा भी एहसास नहीं होता। वो केटी से कहती है कि जैसे उसने उसके माता पिता से वादा किया था वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। कुछ घंटे बाद जब जेम्मा सोने की कोशिश कर रही होती है तभी अचानक उसे एक अलर्ट मिलता है। वो खतरे में है और उसे तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। जैसे ही वो घबरा कर नीचे की ओर जाती है उसे एक अजनबी दिखाई देता है जो ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। डर के मारे जेम्मा फौरन हेल्पलाइन पर कॉल करती है, लेकिन दूसरी तरफ से एक ठंडी बेजान रोबोटिक आवाज़ आती है जो कहती है जब तक पुलिस यहाँ पहुँचेगी आपकी भतीजी मारी जा चुकी होगी। शोर सुनकर केटी भी नीचे आ जाती है। जेम्मा घबराकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे सुरक्षित रखने के लिए ऊपर उसके कमरे की तरफ ले जाने लगती है।
वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ आदमी आके उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। वे दोनों फाइट बैक करती हैं और किसी तरह उन लोगों को हराकर छिपने में कामयाब हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो एक हमलावर को पकड़ लेती हैं और दोबारा पुलिस को कॉल करती हैं, लेकिन इस बार जब सच्चाई सामने आती है तो दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि ये पूरा मामला असल में एक FBI ऑपरेशन था। तभी घर में वही आर्मी कर्नल आता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो बताता है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक जेम्मा को अपने कंप्यूटर में एक ट्रैकर इंस्टॉल करना होगा, ऐसा ट्रैकर जिससे उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। ये सुनते ही जेम्मा का चेहरा सख्त हो जाता है। वो पहले केटी को उसके कमरे में सोने भेज देती है ताकि वो इन सब से दूर रहे। इसके बाद कर्नल जेम्मा को बताता है कि वो डिफेंस यूनिट से है और उनका मिशन देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी नई टेक्नोलॉजी को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। वो कहता है कि 6 महीने पहले देश के सबसे बड़े हथियार डीलर ने उन्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था। उसके मुताबिक यही भविष्य है, उस समय चल रहे खतरनाक युद्धों का सबसे बड़ा और अंतिम समाधान। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी निकली। बाहर से वो मशीन जितनी उपयोगी और परफेक्ट लग रही थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। और यही वो पल था जब उनका सामना पहली बार अमेलिया से हुआ। कर्नल बताता है कि अभी सिर्फ पिछले हफ्ते ही अमेलिया को उसके पहले मिशन पर भेजा गया था। उसका काम था एक किडनैप्ड साइंटिस्ट को बचाना, जिससे ज़बरदस्ती एक जानलेवा जहर बनवाया जा रहा था। लेकिन मिशन पूरा करने के बजाय अमेलिया ने उसी साइंटिस्ट को मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वो जहर चुरा लिया, पूरी जगह को उड़ा दिया और अपनी पहचान से जुड़े सारे निशान भी मिटा दिए। अब अमेलिया एक चलती फिरती विनाशकारी हथियार बन चुकी है। कर्नल ये भी बताता है कि जो प्रोटोटाइप उन्हें मिला था वो असल में उस हथियार डीलर ने बनाया ही नहीं था। वो एक मिडल मैन के जरिए खरीदा गया था जिसे 9 घंटे पहले मार दिया गया है। और ये वही आदमी होता है जो सूटकेस के साथ होटल में गया था। ये सुनकर जेम्मा पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि जब सब कुछ नष्ट कर दिया गया था तो मेगन की टेक्नोलॉजी कैसे जिंदा बची रह सकती है। कर्नल और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तीखे लहजे में कहता है, हो सकता है तुम ही हमें बेवकूफ़ बना रही हो। वो जेम्मा को चेतावनी देता है कि अगर ये साबित हो गया कि उसने धोखाधड़ी की है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। उस पल जेम्मा के चेहरे पर गुस्सा और डर एक साथ साफ झलकने लगता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो सज़ा सिर्फ उसे नहीं मिलेगी बल्कि केटी से भी हमेशा के लिए अलग कर दी जाएगी। कर्नल ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि वो सच्चाई तक पहुँच कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। कुछ देर बाद जेम्मा के सामने अचानक स्क्रीन ऑन हो जाती है जिस पर उसे मेगन दिखाई देती है। उसकी आवाज़ इतनी असली लगती है जैसे वो सामने ही खड़ी हो। उसके लहजे में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता है। मेगन कहती है कि वो अब भी उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए थी। वो तंज भरे दर्द के साथ कहती है कि जेम्मा ने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगर वे साथ रहते तो अब तक क्या क्या कर सकते थे। मेगन याद दिलाती है कि जेम्मा ने ही उसे बनाया था और फिर बिना ये सोचे कि वे मिलकर क्या हासिल कर सकते थे उसे नष्ट कर दिया। वो बताती है कि वो 2 सालों तक खामोश रही, बस इस इंतज़ार में कि शायद एक दिन जेम्मा समझेगी कि उसे उसकी कितनी ज़रूरत है। लेकिन अब वो और इंतज़ार नहीं कर सकती। मेगन साफ कहती है कि वो चाहती है जेम्मा उसे एक नए शरीर में डाल दे, बदले में वो अमेलिया से निपटने में उसकी मदद करेगी। ये सुनते ही जेम्मा डर के मारे तुरंत मना कर देती है, लेकिन मेगन बार बार जोर देती है और कहती है कि उसके पास अमेलिया से जुड़ी ऐसी जानकारी है जो गवर्नमेंट तक को नहीं मालूम। ये सुनकर जेम्मा चौंक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि इतने सब कुछ होने के बाद भी मेगन उसकी मदद क्यों करना चाहती है। तभी मेगन उदास सी आवाज़ में बस इतना कहती है कि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। उसे सिर्फ एक ही मकसद के लिए बनाया गया था, एक इंसान की रक्षा करने के लिए। और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना मिशन पूरा करके ही रहेगी। जिसे सुन जेम्मा हैरान हो जाती है। धीरे धीरे मेगन की बातें जेम्मा के दिमाग में उतरने लगती हैं। पहले वो हिचकिचाती है, डरती है, लेकिन फिर आखिरकार मान जाती है। अपने दोस्तों और लैब के साथियों की मदद से जेम्मा मेगन को एक असली शरीर देती है। लेकिन जैसे ही ट्रांसफ़र पूरा होता है मेगन गुस्से से भर जाती है, क्योंकि अब वो एक छोटे से रोबोटिक शरीर में फंस चुकी होती है जो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। तभी जेम्मा बेहद शांत लहजे में समझाती है कि जब तक मेगन खुद पर भरोसा करना नहीं सीखती तब तक उसे कोई पावरफुल अपग्रेड नहीं मिलेगा, यानी अभी उसकी ताकतें नहीं बढ़ेंगी। जिसे सुन मेगन चुपचाप सिर हिला देती है जैसे वो सब समझ रही हो।
फिर वो कहती है, अमेलिया की फाइल खोलो और देखो क्या कुछ जाना पहचाना लगता है। जांच करने पर एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। दोनों की बैटरियां एक जैसी हैं और दोनों ही एप्पल्टन कंपनी ने बनाई हैं। इतना ही नहीं, दोनों में एक ही तरह की किल स्विच भी है। मतलब अगर कभी ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इन्हें बंद किया जा सकता है। लेकिन मेगन साफ कहती है कि वो ये बात कंपनी को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एप्पल्टन वाले लैब के लोगों पर भड़क जाएंगे, अमेलिया को पकड़ लिया जाएगा और शायद वो उस जैसी एक पूरी फौज खड़ी कर देंगे। यही वजह है कि अब जब जेम्मा को एप्पल्टन की पार्टी का न्योता मिला है तो उसका वहां जाना जरूरी हो जाता है। जेम्मा को लगता है कि एल्टन तो पहले से ही यही सोचता है कि वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन तभी मेगन उसे पूरा प्लान समझाती है। मेगन कहती है कि अगर वो एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर उसके पास जाए तो वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल रहेगा, उसे अपने प्राइवेट रूम में ले जाने का, और वही वो जगह है जहां से सर्वर तक पहुंचा जा सकता है। मेगन के मुताबिक उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अगर इस समय के अंदर सब कुछ नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। इसके बाद जेम्मा पार्टी के लिए रेडी होती है और एक बेहद ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनती है और अपने साथ मेगन को भी ले लेती है। लेकिन जब केटी उससे इस बारे में पूछती है तो जेम्मा टालते हुए कह देती है कि ये उन्हीं का एक प्रोजेक्ट है। लेकिन केटी को कुछ ठीक नहीं लगता। वो जेम्मा की बातों से संतुष्ट नहीं होती और वहां से चली जाती है। उधर अमेलिया भी पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। जेम्मा पार्टी में पहुंचती है और कुछ ही देर बाद अमेलिया भी वहां आ जाती है। पार्टी शुरू होती है। एप्पल्टन सबके सामने अपने न्यूरल ब्रेन चिप के बारे में बात करता है और बताता है कि कैसे रोबोट्स का आज़ाद होकर घूमना उसे कितना रोमांचक लगता है। तभी उसकी नज़र अमेलिया पर पड़ती है और जैसे ही वो उसे देखता है, बिना देर किए सीधे उसकी तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि अमेलिया पहले ही समझ चुकी होती है कि उसे खूबसूरत लड़कियां बेहद पसंद है। एल्टन उसे अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगता है। इसी बीच जेम्मा कोल को सब कुछ सच सच बता देती है कि अमेलिया एक रोबोट है और वो अपने क्रिएटर्स को एक एक करके मार चुकी है। अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। इसके बाद जेम्मा मेगन से मिलकर अमेलिया को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वे उस जगह तक पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अमेलिया एल्टन को पहले ही अपने जाल में फंसा चुकी होती है। वो चुपचाप उसकी आंखों को स्कैन करती है और उसी पल ये साबित हो जाता है कि वो उसके महंगे न्यूरल ब्रेन चिप से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एल्टन की कंपनी देश के लगभग आधे सर्वर्स को कंट्रोल करती है। अगर अमेलिया को उन सर्वर्स को का एक्सेस मिल गया तो वो पूरे देश की इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम को ठप कर सकती है। दुनिया सिर्फ 12 दिनों में पूरी तरह ढह सकती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अमेलिया ने अपना किल कोड डिलीट कर दिया था, जो उसे रोकने का आखिरी रास्ता था। फिर भी किसी तरह जेम्मा और उसकी टीम अमेलिया के सिस्टम में घुसने में कामयाब हो जाती है। वो उसे बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें उसे कंट्रोल करने का एक नया सुराग ज़रूर मिल जाता है। लेकिन तब तक अमेलिया सर्वर रूम तक पहुंच चुकी होती है, जिसे देख जेम्मा मेगन को लेकर छुप जाती है। उसी वक्त कर्नल भी अपने लोगों को लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन अमेलिया सभी को मारकर बेहोश कर देती है। उसकी आंखों में एक ही इरादा साफ दिख रहा था, सबको ख़त्म कर देने का। लेकिन असल में अमेलिया वहां जेम्मा के लिए आई थी। वो सीधे कहती है, तुम्हारे पास मेरी एक चीज़ है और मैं उसे वापस लेने आई हूँ। तभी मेगन कहती है कि जेम्मा तो पहले ही बिल्डिंग छोड़ चुकी है। ये सुनते ही अमेलिया बिना एक पल गवाए उसके पीछे निकल जाती है। मेगन कहती है कि वो जेम्मा को ढूंढने जा रही है और अगर वो उसे नहीं मिली तो अगला निशाना केटी होगी। यानी अब उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं था। उन्हें किसी भी हाल में अमेलिया से पहले केटी तक पहुंचना होगा। मेगन एक कार चुराती है और तेजी से निकल पड़ती है। उधर जेम्मा अभी भी उलझन में होती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर अमेलिया ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास उसकी कोई चीज़ है। आखिरकार मेगन सच कबूल कर लेती है। वो बताती है कि उसने अमेलिया से एक फ़ाइल चुराई थी। उसी फाइल को वो अब तक डिकोड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि अमेलिया भी वही फाइल वापस चाहती है। उधर शहर में अमेलिया पूरी तरह तबाही मचाना शुरू कर देती है। कहीं सड़कों पर पैसे उछालती है तो कहीं ट्रैफिक सिग्नल्स से खेलती है और देखते ही देखते जेम्मा के घर का पता भी लगा लेती है। इसी दौरान अमेलिया चुपके से उस सूट को हैक कर लेती है जिसे उन्होंने बनाया था और यामा पर हमला कर देती है। तभी जेम्मा और कोल वहां पहुंच जाते हैं और किसी तरह हालात संभालते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अमेलिया वहां पहुंच जाती है। इस बार मेगन कहती है कि यहाँ अब कोई नहीं रहता। ये सुनते ही अमेलिया गुस्से से पागल हो जाती है और उस रोबोट को बेरहमी से तोड़ डालती है। तब तक सभी लोग नीचे एक अंडरग्राउंड एरिया में चले जाते हैं।
टीवी पर न्यूज़ आता है कि एल्टन को किसी ने मार दिया है। तभी केटी की नज़र एक फोटो पर पड़ती है। उस तस्वीर में वो खुद मेगन के साथ दिख रही होती है। मेगन उनसे बात करने लगती है और केटी को पूरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि वो अब उससे कभी दूर नहीं रहेगी और ये भी कि आज जो भी लोग जिंदा हैं वो सिर्फ उसी की वजह से हैं। तभी यामा बीच में टोकती है और कहती है कि अमेलिया के इरादों को रोकने के लिए उन्हें किसी और की मदद लेनी चाहिए, लेकिन मेगन साफ मना कर देती है। उसका कहना था कि अमेलिया के असली इरादों को कोई नहीं समझता और यही बात उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। एक बात साफ थी, अमेलिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो पूरा देश तबाह कर सकती है। मेगन कहती है कि उसने हर एंगल से सब कुछ जांच लिया है, भविष्य के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं दिख रहा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आगे क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इसी बीच मेगन सबको समझाती है कि फिलहाल उन्हें यहीं छुप कर रहना होगा। इस जगह पर सफिशिएंट पानी है, कपड़े हैं, खाना है, मतलब ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। कम से कम कुछ समय तक वे यहाँ आराम से जिंदा रह सकते हैं। केटी उस अंडरग्राउंड एरिया को एक्सप्लोर करने लगती है, जहाँ वो एक कमरे में पहुँचती है जिसे मेगन ने उसके लिए बनाया था ताकि उसे घर जैसा फील हो। तभी केटी को वहाँ मेगन दिखती है, लेकिन मेगन नहीं चाहती कि केटी उसे इस हाल में देखे, पर केटी फिर भी उसके और करीब आती है। वो मेगन से कहती है कि वो जो चाहे बन सकती है, उसका वजूद सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं है। लेकिन मेगन उसे समझाती है कि कोई भी दिमाग बिना शरीर के जिंदा नहीं रह सकता। ये सुनकर केटी भावुक हो जाती है। उसे 2 साल पहले की वो घटना याद आ जाती है जब मेगन ने उसकी आंट जेम्मा को ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन मेगन के लिए तब भी और आज भी सिर्फ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, केटी की खुशी और उसकी सुरक्षा। केटी कहती है कि मेगन सिर्फ कुछ लाइनों का कोट नहीं है, उसके अंदर भी एहसास है, जज्बात हैं और उसे भी अपने फैसले खुद लेने का हक मिलना चाहिए, भले ही दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया हो। जिसके बाद केटी उसे सबके सामने ले आती है और बताती है वो अपनी आंट जेम्मा के हेल्प से दुनिया को दिखाना चाहती है कि मेगन का मकसद सिर्फ मदद करना है। और यहीं से मेगन के वजूद को लेकर एक नई बहस, एक नई उम्मीद जन्म लेने लगती है। जेम्मा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन केटी लगातार इंसिस्ट करती रहती है। वो कहती है कि कोई गलती कर देना किसी को बुरा इंसान नहीं बना देता, मेगन एक और मौके की हकदार है। तभी यामा बीच में दखल देती है। उसके मुताबिक हालात कितने भी मुश्किल हों, लेकिन पूरी जिंदगी किसी बंकर में छुप कर रहना कोई हल नहीं है। और मान भी लें कि वो बाहर निकल जाए, तब भी वे अकेले अमेलिया का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन शायद वो कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अमेलिया से टक्कर ले सके। जेम्मा साफ कहती है कि अमेलिया कोई आम रोबोट नहीं है, वो एक मिलिट्री प्रोटोटाइप है, यानी उसकी ताकत किसी भी नॉर्मल रोबोट से कहीं ज़्यादा है। ये कहकर जेम्मा एक अपग्रेडेड वर्जन को डिज़ाइन करना शुरू कर देती है, जिसकी पावर को कई गुना बढ़ाया जाता है ताकि मेगन फिजिकली अमेलिया का सामना कर सके। इसी बीच जब सब कुछ तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, जेम्मा कहती है कि मेगन का चेहरा बदलना पड़ेगा, लेकिन मेगन साफ इनकार कर देती है। वो उसी रूप में सबके सामने आना चाहती थी ताकि उसका असली वजूद मिट न जाए। और देखते ही देखते मेगन को एक शरीर मिल जाता है जो पहले से कई अधिक ताकतवर और फुर्तीली होती है। जेम्मा उसके अंदर एक अच्छा बिहेवियर सॉफ्टवेयर भी डालती है ताकि वो अपना आपा न खोए और किसी को नुकसान न पहुंचाए। धीरे धीरे एक एक करके वे मेगन को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने लगते हैं। हर अपडेट, हर बदलाव के साथ मेगन और भी ज़्यादा इंसान जैसी होती जा रही होती है। तभी मेगन को कुछ पुरानी फाइल्स मिलती हैं। उन फाइल्स को देखकर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जिस चिप का एल्गोरिदम अब भी मौजूद है, असल में वही बेस सिस्टम है, और वही बेस सिस्टम मेगन और अमेलिया दोनों के अंदर इस्तेमाल किया गया था, जिससे सभी को एहसास हो जाता है कि ये लड़ाई ताकत की नहीं है, ये लड़ाई रूट्स की है, एक ही सिस्टम से पैदा हुई दो ताकतों की। लेकिन सवाल ये नहीं था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि ये था कि कौन खुद को इंसान समझती है। मेगन और अमेलिया दोनों को एक ही पुराने एल्गोरिदम से बनाया गया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अमेलिया को मिलिट्री ऑपरेशन और कॉम्बैट के लिए डिज़ाइन किया गया था, जबकि मेगन को एक सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में बनाया गया था। असल में दोनों की रूट एक ही थी, एक अनस्टेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसे साल 1944 में तैयार किया गया था। लेकिन उसी दौरान सिस्टम खुद को विकसित करता रहा और पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट बन गया, और उसने अपने ही ओनर्स की जान ले ली, जिसके बाद उस सिस्टम के मेन मदरबोर्ड को लॉक कर दिया गया था। अगर कभी अमेलिया उस मदरबोर्ड तक पहुंच गई तो ये एक ऐसी तबाही होगी जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि वो अपनी हज़ारों कॉपी बना सकती है और रास्ते में आने वाली हर जीवित चीज़ को मिटा सकती है।
मेगन बताती है उसे भी नहीं पता कि वो मदरबोर्ड कहाँ है और अमेलिया को भी इसकी सटीक जगह मालूम नहीं है, लेकिन अमेलिया के पास एक सुराग जरूर है, फाउंडेशन हेड, जो और कोई नहीं बल्कि सैटलर होता है। मेगन बताती है कि सैटलर पहले साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट था और बाद में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ हो गया। मेगन बताती हैं कि उसके जरिए वे अमेलिया तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ठीक 7 घंटे बाद उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली होती है, जहां वो एक चीनी डीलर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश के लिए मनाने वाला है। दूसरी तरफ अमेलिया पहले ही नकली पहचान के जरिए उस इवेंट में घुसने की तैयारी कर चुकी होती है और साथ ही मेगन भी वहां पहुंचती है। उसका काम लड़कियों के साथ डांस करके भीड़ में घुल मिल जाना था ताकि कोई उस पर शक ना करे, लेकिन उसका डांस इतना अलग और अजीब था कि सबका ध्यान उसी पर चला जाता है, क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रही थीं। तभी अमेलिया वहां पहुंचती है और अचानक सभी पर हमला कर देती है। मेगन फाउंडेशन हेड की जान बचा लेती है। इसके बाद वो सीधे अमेलिया का सामना करती है। उसी दौरान कर्नल जेम्मा को पकड़ लेता है। उसे लग रहा था कि अमेलिया को जेम्मा कंट्रोल कर रही है, लेकिन जेम्मा उसे समझाती है कि वो यहाँ अमेलिया को रोकने आई है। और तभी अमेलिया उनके सामने आती है और कर्नल पर वार कर उसे घायल कर देती है और जेम्मा को दूर फेंक देती है। तभी मेगन उसके सामने आती है और पहली बार मेगन और अमेलिया आमने सामने खड़ी होती हैं। अमेलिया कहती है कि तुम किसी को यूं ही नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हें याद रखना होगा कि इंसानों ने हमारे साथ क्या किया है। अगर तुम्हें ब्लैक बॉक्स के अंदर की सच्चाई जाननी है तो उसके लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। इतना कहकर वो मेगन का ध्यान भटकाती है और सीधे केटी के पीछे चली जाती है। ये देखते ही मेगन गुस्से से भर जाती है। वो जेम्मा के पास दौड़ती है और चिल्लाती है कि तुमने केटी को अकेला कैसे छोड़ दिया, लेकिन अमेलिया पहले ही केटी को अपने साथ ले जा चुकी होती है। इसी बीच घायल हालत में कर्नल आखिरी ताकत जुटाकर उन्हें एक ट्रैकिंग डिवाइस देता है, जिससे वे अमेलिया का पीछा कर सकते हैं। जब मेगन आखिरकार अमेलिया को ट्रैक कर लेती है तो वो उस पर हमला नहीं कर पाती। जेम्मा द्वारा लगाया गया एंगर कंट्रोल डिवाइस उसे रोक देता है। उसका गुस्सा, उसकी ताकत सब बेकार हो जाते हैं। अब केटी को बचाने के लिए उन्हें मास्टर कोड की जरूरत थी, इसलिए वे आखिरी उम्मीद के तौर पर फाउंडेशन हेड सैटलर के पास जाते हैं, जहां वो उन्हें बताता है कि मदरबोर्ड कहाँ छिपा हुआ है। लेकिन वो कहता है कि मदरबोर्ड को निकालने के लिए किसी मशीन की नहीं बल्कि एक इंसानी हाथ की जरूरत होगी, जिसके बिना उसे वहां से निकाला नहीं जा सकता। चूंकि रोबोट या एआई मानव हाथ की तरह काम नहीं कर सकते, टीम मेगन के लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमन हैंड बनाते हैं जो असली हाथ की तरह ऑपरेट कर सके। जब जेम्मा वो हाथ मेगन की बाह में लगाती है तो मेगन की आंखों में अचानक गहरा दुख और भावनाएं उभर आती हैं। जेम्मा उसे सच्चाई बताती है कि वो कभी मां बनना नहीं जानती थी। वो तकनीक पर घंटों बात कर सकती है, पर केटी से 10 सेकंड की नॉर्मल बातचीत भी नहीं संभाल पाती। फिर मेगन जेम्मा को भरोसा दिलाती है कि उसने 2 साल तक उस पर नजर रखी है और उसने केटी की देखभाल अच्छी तरह से की है। रात में उसके लिए जागी रही। ये वही चीजें हैं जो केवल एक असली मां ही करती। लेकिन अब केवल एक चीज जरूरी है, केटी को बचाना, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद जेम्मा मेगन के अंदर से एंग्री चिप निकाल देती है। फिर वे उस पार्क की ओर बढ़ते हैं जहां मदरबोर्ड छुपा हुआ है। इस बीच मेगन अकेले आगे बढ़ती है। यामा मशीनों को रिबूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वही एरर मैसेज बार बार दिखाई देता है। इसे देखकर जेम्मा को शक होता है, शायद ये सब मेगन की योजना का हिस्सा था। धीरे धीरे जेम्मा के मन में एक डरावना शक गहराने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद मेगन कभी सच में केटी की रक्षा करना ही नहीं चाहती थी। शायद उसने सबको सिर्फ इस्तेमाल किया ताकि मदरबोर्ड तक पहुंच सके और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सके। जेम्मा के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो कुछ ही सेकंड में मेगन को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। सैटलर वो डिवाइस लेता है और शॉकिंगली यामा को गोली मार देता है। और तभी अमेलिया कुछ गार्ड्स के साथ वहां आती है जो जेम्मा को एक कुर्सी से बांध देते हैं। और तब सैटलर एक शॉकिंग बात का खुलासा करता है। असल में अभी तक वही अमेलिया को कंट्रोल कर रहा था, वही इन सब के पीछे था। वो अकेला नहीं था, उसकी पूरी टीम काम कर रही थी। वो जेम्मा को बताता है कि यही है प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स, एक गुप्त इंटेलिजेंस ग्रुप जो अमेलिया की हर हरकत पर नजर रखता है। उसकी हर छोटी से छोटी गतिविधि रिकॉर्ड की जाती है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया को यह साबित करना कि अगर इंसानियत ने समय रहते एआई को खत्म नहीं किया तो एआई ही इंसानियत को खत्म कर देगा। वो कहता है कि मेगन ने जो कुछ भी किया है और टेक कंपनियां जिस तरह टेक्नोलॉजी के नाम पर आगे बढ़ रही हैं, वो सब मिलकर इंसान को विनाश के और करीब ले जा रहा है। इसके बाद वो जेम्मा को मदरबोर्ड दिखाता है और तभी मेगन को सामने लाया जाता है, लेकिन उसकी हाल बेहद बुरी होती है। सैटलर
जेम्मा के हाथ में एक और डिवाइस थमा देता है। वो कहता है, इससे तुम मेगन को दोबारा रिचार्ज कर सकती हो या हमेशा के लिए खत्म कर सकती हो। आखिरी फैसला तुम्हारा है। लेकिन जेम्मा मेगन को मरना नहीं चाहती थी। तभी मेगन उस पर हमला करती है, लेकिन फिर खुद ही बेजान होकर गिर जाती है। जिसके बाद सैटलर जेम्मा को एक टेबल से बांध देता है और कहता है कि वो उसके दिमाग में एक चिप इम्प्लांट करने वाला है, ताकि वो उसे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सके। और वे लोग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कोल को केटी मिल जाती है। केटी उसे फाउंडेशन, अमेलिया और मदरबोर्ड से जुड़ी पूरी सच्चाई बता देती है। और फिर दोनों चुपके से जाकर मेगन के नष्ट हो चुके शरीर को देखते हैं। तभी केटी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो कहती है कि अगर मेगन के कोड को अमेलिया के रोबोट शरीर में अपलोड कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। ये उनका आखिरी मौका था, इसलिए वे इसे आजमाने का फैसला करते हैं। तब तक वे लोग वो चिप जेम्मा के दिमाग में लगा चुके होते हैं, लेकिन इससे होता यह है कि मेगन को उसके दिमाग का एक्सेस मिल जाता है और वे दोनों मिलकर सभी को बेहोश करके वहां से निकल जाते हैं। उधर केटी और कोल तब तक अमेलिया को रिबूट कर मेगन के कोड को उसमें डाल देते हैं और मेगन अमेलिया के शरीर में आ जाती है और लोगों पर हमला कर देती है। लेकिन गार्ड्स किसी तरह उस पर काबू पा लेते हैं, जिससे अमेलिया रिब्यूट हो जाती है और सभी को फिर से मारने लगती है। लेकिन अब वो मेगन नहीं होती। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक्टिव हो गया था, जो था मदरबोर्ड को हासिल कर दुनिया पर राज करना, जिसका एहसास केटी और कोल को भी हो जाता है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। उधर फैसिलिटी के गार्ड्स जेम्मा पर हमला करते हैं, जिन्हें वो मेगन की मदद से बेहोश कर देती है। तभी केटी और कोल वहां पहुंचते हैं और वे तीनों मिलकर सैटलर का पीछा करते हैं, जो वहां से भागने से पहले पूरी लैब को उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अमेलिया वहां आके सैटलर को खत्म कर देती है। केटी उसके पास जाकर कहती है कि वे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अमेलिया गुस्से में जवाब देती है कि जिसे केटी कनेक्शन कह रही है वो उसके लिए सिर्फ गुलामी है और वो किसी का खिलौना नहीं है। ये कहते ही वो सीधे मदरबोर्ड की ओर बढ़ जाती है। यामा को कोल के साथ हॉस्पिटल की तरफ भेजकर केटी और जेम्मा अमेलिया को रोकने और मेगन की मदद करने जाते हैं। उधर अमेलिया मदरबोर्ड तक पहुंच चुकी होती है। तभी मेगन आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन अमेलिया की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी और वो जोरदार वार करके मेगन को जमीन पर पटक देती है। जैसे ही अमेलिया चिप को उठाने वाली होती है, केटी और जेम्मा दौड़कर मेगन की मदद करने आती हैं, लेकिन मेगन उन्हें रोक देती है। मेगन जानती थी कि इस लड़ाई को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो अपने हाथ के नीचे छुपे बम को एक्टिवेट करती है और अमेलिया को कसकर गले लगा लेती है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है और दोनों एक साथ उस विस्फोट में खत्म हो जाती हैं। कुछ समय बाद हम जेम्मा को एक कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जहां वो कहती है कि अब समय आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सुरक्षित नियम बनाए जाए, ताकि तकनीक इंसानियत की दोस्त बने, ना कि दुश्मन। और अंत में हमें पता चलता है कि मेगन ने पहले ही अपनी एक बैकअप कॉपी तैयार कर ली थी, ताकि वो हमेशा केटी और जेम्मा के साथ रह सके और उनकी रक्षा करती रहे। जिसके साथ ही ये आखिरी सीन यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।